कर रहे थे और कुछ विदेशी आ गए थे, उन दोनों को दिक्कू बना करके इल्गुलान का आगाज करने वाले हमारे नायक बिरसा मुंडा की मशाल आज जल रही है, मगर हमने अपने हाथ में उस मशाल को पकड़ने से मना कर दिया। ये कड़वी सच्चाई है। आज वो इल्गुलान की मशाल हमारा इंतजार कर रही है कि जितना दिक्कू बिरसा मुंडा के समय आदिवासियों की जेल जंगल जमीन छीन रहे थे, उससे ज्यादा दिक्कू तो आज आपकी जेल जंगल जमीन छीन रहे हैं। भाई, पेशा कानून क्या है हमसे बेहतर आप जानते हैं। भारत आजाद हुआ तो भारत के नागरिकों में एक भरोसा दिया गया था, लो भाई आदिवासी समाज के लोगों 7.5% आबादी है तो तुमको 7.5% आरक्षण हम देंगे, 7.5% शिक्षा तुम्हारी होगी, 7.5% रोजगार तुम्हारा होगा, और पीछे जो भारत बनेगा उसमें तुम्हारे हिस्से की जमीन तुम्हारी होगी, तुम्हारे हिस्से का गांव तुम्हारा होगा, तुम्हारी संस्कृति तुम्हारी होगी, तुम्हारी सभ्यता तुम्हारी होगी। इसलिए तुम्हें कानून दे दिया गया कि जब तक गांव के समाज की कानून को जानते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। बताइए क्या पूरे भारत में पेशा कानून लागू हो गया? क्या लागू नहीं हो रहा तो कौन रोक रहा है? इसका मतलब कि जो आपके बच्चों के भविष्य को खराब करना चाहता है वही तो विरोध कर रहा है। पहचान नहीं रहे क्या उसे? अगर पहचान रहे फिर भी चुप हैं तो आपको आपकी गुलामी मुबारक। जैसे हम ओबीसी समाज के लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम खेती किसानी वालों को 3 कानून बनाकर खेती बेच दी गई थी, और जब खेत बेची गई तो थोड़े से जगह के किसान खड़े हो गए और कहे कि हम फसलों और नस्लों को नहीं बिकने देंगे। 13 महीने 750 दिन 750 लोग शहीद हो गए, और 56 इंच वाले व्यक्ति को शेर जो था उसको झुका दिया और अपना किसानों का कानून वापस करा लिया। एक जगह उम्मीद और इल्गुलान की रोशनी जली तो थी। मगर एक बात बताइए, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर हूं, और पता है मैं ठेके पर प्रोफेसर। ठेके पर प्रोफेसर का मतलब जानते हैं? आज है कल दिखाई नहीं होती। और जिस देश का प्रधानमंत्री बन जाता तो कहता कि आपको आपके देश में सोने की चिड़िया बन गया है, दुनिया में डंका बज रहा है, गर्व से कहो कि तुम भारत में पैदा हुए हो। और जब आप एकदम प्रधानमंत्री का भाषण सुन के घर लौटे तो आपका बेटा पूछा हमारे स्कूल की फीस नहीं भरे हो इस महीने की, वो कौन देगा? घर में माताएं बहनें कहीं कि टमाटर 250 रुपए किलो था, पाव भर ही ले आए होते, पेट्रोल के बिना गाड़ी रुक गई है, सरसों के तेल की बजाय सब्जी में तड़का लगना भूल गया है, और उसके बाद भी आप गर्व में कह रहे थे कि मैं भारतीय हूं, और आपका चूल्हे की आग धीरे धीरे कम होने लगी, आपके बच्चे की शिक्षा बिक गई, और हम और आप किसी झूठ में चुपचाप ताली बजाते रह गए। ये कौन लोग बैठे हैं? वो जानते हैं कि हम और आप मानसिक रूप से गुलाम हो गए। हो सकता है मेरी बात आपको खराब लगे, लेकिन अगर मैं ये बात नहीं बोल के जाऊंगा तो मैं कोई अच्छी मीठी मीठी बात गौरव वाली कर दूं और आप भी खुश हो जाएं, मैं भी खुश हो जाऊं, और मेरे जाने के बाद आप कहें बड़ा बढ़िया बोलता है, लेकिन मेरी बात का कोई मतलब नहीं निकलेगा, इस आयोजन का कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर यहां से लौटने के बाद आप अगर जागरूक नहीं होंगे। यह जरूरी सवाल है। कोई आ रहा है और अंधविश्वासी बनाकर आपकी संपत्ति लूट ले रहा है, और हम धर्म के नशे में। हमारे गांव में भैंस चुराने आते थे लोग, अंधेरे में जब भैंस चोर करने आते थे तो भैंस के गले में घंटी होती थी। ये कहानी बहुत गंभीर पैगाम है मेरे इस देश के कमेरा लोगों आप सब के लिए। और मैं चूंकि आदिवासी मंच पर बोल रहा हूं, मैं पिछले दिनों एक ओबीसी मंच पर था, वहां भी ये बात बोल के आया। मैं दलितों के बीच जाता हूं, वहां भी ये बात बोल के आता हूं। हम सब का दर्द एक है, इसलिए हम सब की दवा भी एक ही है, और हम सब मिल जाएंगे तो बीमारी का इलाज कर लेंगे। बिखरे रहेंगे तो कोई इलाज संभव। एक बार मैं अंगूर खरीदने गया, मैं सोचा कि अपने पिता को खुश कर दूं, मैं कम पैसे में ज्यादा अंगूर ले आया। पिता ने पूछा कि क्यों इतना ऐसा अंगूर ले आए? मैंने कहा ये अंगूर 10 रुपए किलो था। उन्होंने कहा दूसरा कैसा था? मैंने कहा वो गुच्छे में था, लेकिन कीमत कितनी थी? वो 20 रुपए किलो था। मेरे पिता ने कहा कुछ समझे? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर गुच्छे में रहोगे तो औकात ज्यादा रहेगी, अगर टुकड़े में बिखर गए तो यूं ही औने पौने दाम पर बेचे और खरीदे जाओगे।
इस देश में SC ST OBC और कमेरा लोग बिखर गए, इसलिए आज सारे मारे जा रहे हैं। कोई थोड़ा ज्यादा मारा जा रहा, कोई कम मारा जा रहा, कोई आज मारा जा रहा, कोई कल मारा जाएगा। किसी आदिवासी के बस्तर में मारे जाने पर मेरे उत्तर प्रदेश के लोग चुप थे। किसी मणिपुर में आग लगाए जाने पर मेरे दक्षिण के लोग चुप थे। किसी हसदेव के जंगल की लड़ाई को मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपनी लड़ाई नहीं माना। मेरे दिल्ली में जब शिक्षा बेची गई तो मेरे छत्तीसगढ़ के लोगों को पता ही नहीं चला कि नई शिक्षा नीति आकर के कब शिक्षा को महंगा कर गई। सब चूंकि अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, सब एकजुट होकर के कोई एक लड़ाई लड़े नहीं रहे थे। राष्ट्र होने का मतलब क्या है भाई? राष्ट्र होने का मतलब साझा सुख और साझा दुख। अगर कश्मीर को दर्द हो और कन्याकुमारी को आंसू न बहे, अगर मणिपुर में आग लगे और गुजरात में उसकी हलचल न पैदा हो, अगर बस्तर में कोई आदिवासी मारा जाए तो कोई झारखंड का व्यक्ति रोए ना, अगर दिल्ली में कोई किसान लड़े तो कोई रायपुर का व्यक्ति खड़ा न हो जाए, अगर ये रिश्ता नहीं बना तो माफ करिए, हम सब कुछ हैं मगर आज भी एक मुकम्मल राष्ट्र नहीं बन पाए हैं, हम बिखरे हुए देश में। और इसीलिए साहब हम लड़े तो आप चुप रहे, आप लड़े तो हम चुप रहे, इसलिए बारी बारी सारे मारे जा रहे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर पक्षियों जाल में फंसना मत। हम भी यही काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये सम्मेलन खत्म होगा, हम बाहर जाएंगे, हमारे ही बीच के कुछ लोग यही गाना गाते जाएंगे, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, पक्षियों फंसना मत, और खुद भी कब उस जाल में फंस गए उन्हें पता ही नहीं चलेगा। जैसे पाखंड अंधविश्वास, ये आखिरी बात कह के जा रहा हूं। अगर मान लो आपको अपने समाज के लोगों को यह समझाना है कि जो समान नागरिक संहिता वाला कानून आ रहा है इसमें डर दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ है, मगर आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन मैं पूरे देश के लोगों को कहना चाह रहा हूं कि आदिवासी समाज के लोगों के बीच जाकर पता लगाओ, ये UCC यानी समान नागरिक कानून अगर सबसे ज्यादा किसी के खिलाफ है तो वो इस देश के आदिवासियों के खिलाफ है। वो उनकी पहचान को हमला करके तोड़ देगा, इसलिए उसका विरोध करना चाहिए। प्रकृति पूजक आप, कुल देवता आपके, प्रकृति को आप जीते हैं, आप पूजते हैं, और बीच में आपके कौन आ रहा है? एक पुजारी। जो हमारे यहाँ ज्योतिबा फूले ने एक नाटक लिखा, और वो क्या करता क्या है, कल्पना करिए कि एक व्यक्ति गुजर गए दादाजी। अभी मैं सुना के आ रहा हूँ, हेमंत जी फिर यहाँ पे सुनाना जरूरी है, 2-4 बात और बोल के खत्म करूंगा। एक व्यक्ति गुजर गए दादाजी, पिताजी बड़े आस्तिक थे क्योंकि भाई उनको लगता था कि हम तो उनके वो हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा इनकी आत्मा कहाँ जाएगी? तो एक व्यक्ति बीच में आया, उसने बोला कि इनकी आत्मा ऊपर कहीं ठहरी हुई है। कहे मुक्ति कैसे मिलेगी? कहा गोदान करना होगा, एक गाय दो, उसका दूध पिएंगे पिताजी कुछ दिन ऊपर जाकर के आपके। अच्छा, मुक्ति के लिए उन्होंने सब कुछ दिया और उसके बाद वो चले गए। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाँ, समझदार को इशारा काफी। जब कुछ दिन बाद वो व्यक्ति फिर वापस आया तो पिताजी बोले हाथ जोड़ करके, मेरे दादाजी की आत्मा कैसी है? तो उन्होंने कहा बहुत ठीक है, गाय का बढ़िया दूध पीते हैं, लेकिन एक दिक्कत है, उनकी आत्मा को नींद नहीं आती क्योंकि चारपाई नहीं है। पिताजी ने कहा अच्छा लीजिए नई चारपाई, उन्होंने भेंट कर दी। कहा ये जाती कैसे है? उन्होंने कहा हम है ना उसके अवतार धरती पर, आप जो हमको देंगे वो सीधे किसको मिलेगा? दादाजी को मिलेगा। तो वो सारा कुछ लेके चले गए। तीसरी बार जब आए तो उन्होंने कहा कि दादाजी कैसे? तो कहा कि सब कुछ ठीक है, अगर उनको साइकिल मिल जाती तो थोड़ा रायपुर घूमने में आसानी हो जाती, पैदल जाते हैं। उन्होंने कहा कैसे मिलेगी साइकिल? कहे हम हैं ना उनके अवतार धरती पर। सब कुछ हो गया। अगली बार फिर आए, पिताजी आए और पूछे कि दादाजी कैसे हैं? तो जैसे ही वो व्यक्ति बोला कि बहुत मजे में है, गाय का दूध पूरा पीते हैं सुबह शाम, और चारपाई पर अच्छी नींद आती है, हर दोपहर बूढ़ा बाबा तालाब पर जाते हैं रात को घूमने साइकिल से और बहुत खुश हैं। तब तक एक बेटा उनका जो ऐसे ही किसी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में अपने पुरखों को जान गया था, वो जाकर खड़ा होकर बोला बाबूजी ये आदमी झूठ बोल रहा है, जितना साइकिल गाय और चारपाई भेजी थी वो उनको मिली नहीं। वो आदमी खड़ा होकर नाराज हुआ, कहा तुमको कैसे पता कि उनको कुछ नहीं मिला? तो उन्होंने कहा कि दादाजी ने मुझे एक चिट्ठी लिखी है कि बेटा जितना भी कुछ भेज रहे हो मुझ तक पहुंच ही नहीं रहा है।
वो आदमी नाराज होके खड़ा हुआ, कहा कि ये चिट्ठी तुम्हारे पास किस रास्ते आई? वो लड़का खड़ा होके बोला, उसी रास्ते जिस रास्ते आपने गाय भेजी थी, चारपाई भेजी थी और साइकिल भेजी थी। जैसे ही तर्क आएगा, पाखंड खत्म हो जाएगा कि नहीं? अंधविश्वास खत्म हो जाएगा कि नहीं? और तर्क लाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? शिक्षा। अगर आपके बेटा बेटी शिक्षित होंगे तो आपको कोई मानसिक गुलाम नहीं बना पाएगा। ये मेरा पैगाम आपके सामने है। और आपके बच्चों को किस्मत ढोंग ढकोसले के नाम पर मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम रोज यही किया जा रहा है। अरे भाई, आपका स्कूल बर्बाद हो गया, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचेंगे तब आपको पता चलेगा आपके बच्चों को कि पेशा कानून क्या है, यूसीसी क्या है, वन संरक्षण अधिनियम क्या है, आदिवासियों की जमीन छीनने का कानून क्या है और कैसे हमारे आदिवासियों की जल जंगल जमीन छीनी जा रही। विकास के नाम पर विनाश। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो हमें लूट करके किसी और की तिजोरी को आबाद करता। इसलिए मेरे आदिवासी परिवार के, ओबीसी परिवार के, मेरे कमेरा परिवार के भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक ठेके पर प्रोफेसर आपसे पहली गुजारिश करने आया हूं, अपने घर में एक रोटी कम बने, कम खा लीजिएगा, एक कपड़ा कम हो, कम